आज एक नया चैप्टर में स्टार्ट करेंगे बच्चे, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। यहाँ पर हम हेल्थ के बारे में डिस्कस करेंगे, किसी पर्सन को हेल्दी कहने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि जो हमारी हेल्दी स्टेट है मेंटेन कैसे रहती है। डे टू डे लाइफ में बच्चे हम हजारों पैथोजेंस के कांटेक्ट में आते हैं, पर डे हजारों पैथोजेंस हमारे कांटेक्ट में आ रहे हैं, लेकिन वो हमें डिजीज नहीं कर पा रहे, वो हमारे बॉडी की जो नॉर्मल वाइटल एक्टिविटी है उसको हैम्पर नहीं कर पा रहे, हमें उनसे कोई भी किसी भी प्रकार का डैमेज नहीं हो पा रहा है। ऐसा क्यों है? हमारे बॉडी में एंटर करने के बावजूद भी हमें हमारी बॉडी को डैमेज क्यों नहीं कर पा रहे, हमें डिजीज क्यों नहीं कॉज करा पा रहे? तो इसके पीछे जो हमारे बॉडी में सिस्टम रखा हुआ है उसी को हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। हमारे बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, हमारे बॉडी की जो फाइटिंग एबिलिटी है, उसकी वजह से वो पैथोजन, वो बैक्टीरिया, वो वायरस हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद भी हमारे बॉडी में कोई डिजीज कॉज नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पर हम उस इम्यून सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे कि हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है, हमारे बॉडी में ऐसा क्या सिस्टम बना रखा है जो कि एंटर होने वाले पैथोजन को रोक रहा है, रोकने के बाद अगर वो एंटर हो भी गए तो उनके साथ फाइट कर रहा है, कैसे फाइट कर रहा है, ठीक है। और अगर फाइट कर रहा है तो फिर हमें डिजीज क्यों हो जा रही है, ये सब कुछ हमें डिस्कस करना है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल तरीके से हम सारी चीजें के बारे में बात करेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले अगर हम हेल्थ की डेफिनेशन के बारे में बात करें कि हेल्थ किसे कहते हैं, किसे कहते हैं कि पर्सन कोई हेल्दी है, तो WHO ने एक डेफिनेशन दे रखी है हेल्थ की। क्या कहता है WHO कि हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ अ डिजीज। हेल्थ का मतलब क्या है? हेल्थ का मतलब है कि वो जो पर्सन है जिसे आप हेल्दी कह रहे हो, वो फिजिकली, मेंटली और सोशली सभी तरीके से नॉर्मल होना चाहिए, ना कि केवल उसे किसी कोई डिजीज नहीं है तो उसको आप हेल्दी कह दो। उसको सर्दी जुकाम बुखार नहीं है तो आप उसको हेल्दी नहीं कह सकते जब तक कि वो मेंटली भी स्टेबल ना हो, है ना। वो मेंटली स्टेबल ही नहीं है, सबसे लड़ता घूम रहा है ना, और उसको कोई बुखार नहीं है, उसको कोई सर्दी खांसी नहीं है तो उसको आप कह रहे हैं कि वो हेल्दी है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत बेसिक से हम बात करें तो हेल्थ क्या होता है? इट इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बच्चे, दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। इस चैप्टर में हम हेल्थ के बारे में बात करेंगे। किसी भी पर्सन को अगर आप हेल्दी कह रहे हो तो क्या क्राइटेरिया होनी चाहिए, किस बेसिस पर आप कह रहे हैं कि पर्सन हेल्दी है, इस बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कि हम हेल्दी रह क्यों पा रहे हैं। अपने डे टू डे लाइफ में हजारों पैथोजेंस हमारे बॉडी को अटैक कर रहे हैं, लेकिन वो डिजीज नहीं कॉज करा पा रहे। ऐसा क्यों है? ऐसा क्या है कि हम उन पैथोजन से फाइट कर पा रहे हैं? कैसे ऐसे पॉसिबल हो पा रहा है? और यही जो हमारी एबिलिटी है उन पैथोजन से फाइट करने की, उनको हरा देने की, उनको अलाउ ना करने की कि हमें हैम्पर कर पाए, हमें कोई डिजीज कॉज कर पाए, इसी को हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम, इसी को बोलते हैं इम्यूनिटी। इम्यून सिस्टम हमारा है, ठीक है। हमारी जो बॉडी की जो फाइटिंग एबिलिटी है पैथोजन से, इसको हम बोलते हैं हमारी बॉडी की इम्यूनिटी, और इसके पीछे जो सिस्टम रेस्पॉन्सिबल है उसको हम बोलते हैं इम्यून सिस्टम। तो यहाँ पर हम इम्यून सिस्टम के बारे में बात करेंगे बच्चे कि इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है, कैसे हमारी बॉडी किसी पैथोजन को मार पा रही है, कैसे वो पहचान पा रही है, कैसे काम चल रहा है हमारे इम्यून सिस्टम का, कितने तरह का इम्यून सिस्टम होता है। ये सारी चीजें हम पूरे कॉन्सेप्चुअल तरीके से एक करके डिस्कस करेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बच्चे डेफिनेशन से, प्रॉपर हेल्थ की डेफिनेशन से कि हेल्थ का मतलब क्या होता है, किसे हम कहते हैं कि कोई पर्सन, कैसे आप कह सकते हो कि कोई पर्सन हेल्दी है। तो हेल्थ की WHO ने एक प्रॉपर डेफिनेशन दी बच्चे। क्या कहता है WHO कि हेल्थ इट इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज, ठीक है। तो किसी भी पर्सन को आप हेल्थी तब कहोगे जब वो पर्सन फिजिकली, मेंटली और सोशली तरीके से फिट हो, स्टेबल हो, ना कि उसको अगर कोई डिजीज नहीं है तो आप उसको हेल्दी कह दो। ऐसा नहीं है, क्योंकि पागल आदमी है ना, पागल है वो, मेंटली डिसेबल है, पागल है वो, और उसको मान लीजिए सर्दी जुकाम बुखार नहीं है, नॉर्मल दिख रहा है वो, तो आप उसको हेल्दी नहीं कह सकते, क्योंकि वो मेंटली और सोशली तरीके से वो फिट नहीं है। फिजिकली भले से सही है, वो बॉडी बिल्ड सही है उसका, उसको कोई तरह की डिजीज नहीं है, लेकिन वो मेंटली और सोशली वो फिट नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो उसको आप हेल्दी नहीं कहेंगे, ठीक है। अगर हम पहले की बात करें तो पहले जब हमारी साइंस उतनी ज्यादा डेवलप नहीं थी, तो पहले माना जाता था कि कोई भी पर्सन है, उसका ये जो स्टेट ऑफ माइंड प्रॉपरली काम कर रहा है तो पर्सन हेल्दी है ना, प्रॉपर स्टेट ऑफ माइंड है उसका, दैट पर्सन इज हेल्दी। ऐसा पहले माना जाता था बच्चे।
इसी से रिलेटेड हमारे कुछ स्टोरीज के बारे में बात करें तो हमारे अर्ली ग्रीक्स एंड हिपोक्रेट्स, यहाँ तक कि अपना जो इंडियन आयुर्वेद सिस्टम है मेडिसिन का, इनके हिसाब से अगर हम बात करें, इन्होंने इनके हिसाब से गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस नाम की कोई चीज होती है, गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। इस गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस के हिसाब से अगर हम बात करें तो इनका कहना था कि अगर किसी पर्सन के अंदर ब्लैक बाइल है, ब्लैक बाइल बच्चे एक केमिकल है, ब्लैक बाइल क्या है, ये केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे किडनी स्प्लीन सबसे रिलीज हो रहे हैं, सिक्रेट हो रहे हैं। तो इनका मानना था कि कोई पर्सन अगर उसकी बॉडी में ब्लैक बाइल है तो उस पर्सन, वो जो पर्सन है उसकी गॉड पर्सनालिटी होगी और उस पर्सन को फीवर होगा, ऐसा इनका मानना था अकॉर्डिंग टू गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस। लेकिन ये पूरी तरह से इसको डिस्प्रूव कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया हमारे विलियम हार्वे साहब। विलियम हार्वे साहब ने बच्चे ब्लड सर्कुलेशन डिस्कवर किया था। इन्होंने क्या किया, थर्मोमीटर की हेल्प से ब्लैक बाइल वाले ऐसे पर्सन जिसके अंदर ब्लैक बाइल प्रेजेंट है, उसके अंदर उन्होंने थर्मोमीटर की हेल्प से क्या किया, नॉर्मल टेम्परेचर रिकॉर्ड करके दिखा दिया, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। ठीक है। और हमारे इनके हिसाब से, अर्ली ग्रीक हिपोक्रेट्स के हिसाब से क्या था कि जो ब्लैक बाइल वाला पर्सन है उसको फीवर होगा। और इन्होंने क्या किया, ब्लैक बाइल वाले पर्सन के अंदर थर्मोमीटर की हेल्प से नॉर्मल टेम्परेचर रिकॉर्ड करके दिखा दिया। और इस तरह से इन्होंने हमेशा के लिए जो गुड ह्यूमन हाइपोथेसिस है उसको डिस्प्रूव कर दिया। हेल्थ की जब बात आती है तो आपको बस ये डेफिनेशन, हमेशा ये डेफिनेशन हमारे काम आने वाली है कि हेल्थ किसे बोलते हैं, इट इज a state of physical, mental, social well-being, not anywhere the absence of a disease. अब बात आती है हमारी हेल्थ जो अफेक्ट कैसे हो रही है, तो हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है बच्चे जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से। मान लिया कि कोई पर्टिकुलर जेनेटिक डिसऑर्डर है किसी भी अगर ह्यूमन को, किसी भी पर्सन को, तो उसके अंदर एक पर्टिकुलर जीन ही नहीं है जो एक पर्टिकुलर एंजाइम बना कर देगा। और जब वो पर्टिकुलर एंजाइम नहीं बनेगा तो उस एंजाइम से होने वाला जो फिजियोलॉजिकल चेंज है हमारी बॉडी में वो हो ही नहीं पा रहा है। ठीक है, वो फिजियोलॉजिकल चेंज नहीं हो पाएगा तो क्या होगा सर, हमें कोई ना कोई फंक्शन जरूर लैक करेगा बॉडी में हमारे। जैसे कि आपने पढ़ा था एडिनोसिन डियामिनेज एंजाइम, एडिनोसिन डियामिनेज एंजाइम की कमी से क्या हो रहा है सर, वहाँ पे सर जो बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट अभी हम डिस्कस करेंगे, उनका मैचुरेशन नहीं हो पा रहा है, मैचुरेशन नहीं हो पा रहा तो बॉडी की ओवरऑल इम्यूनिटी लो हो गई। ये सब जेनेटिकल डिसऑर्डर है। जेनेटिक्स में मैंने आपको बताया, फिनाइलकेटोन्यूरिया पढ़ा हम लोगों ने, सिकल सेल एनीमिया पढ़ा, ये सब क्या है, सब जेनेटिक डिसऑर्डर। यहाँ पर जीन की दिक्कत है जिसकी वजह से हमारी हेल्थ जो है वो हैम्पर हो रही है। हम बात करें, अगर हमें कोई इन्फेक्शन हो गया वो भी हमारे हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरस इन्फेक्शन हो गया, तो वो क्या करेंगे, हमारे बॉडी में एंटर करके हमारी बॉडी की जो नॉर्मल वाइटल फंक्शनिंग है उसको हैम्पर करेंगे, जिसकी वजह से हमारी जो हेल्थ है, नॉर्मल फिजिकल मेंटल स्टेट हमारी जो है वो डिसबैलेंस हो जाएगी। तो कहेंगे हमारा हेल्थ जो अफेक्टेड हो गया। अभी हम डिस्कस करेंगे डिजीज के बारे में कि कितने तरह की डिजीज होती है, आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारी जो लाइफ स्टाइल है, जैसे हम जी रहे हैं वो भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट कर सकता है। अगर हमारी हेल्दी लाइफ स्टाइल नहीं है तो फिर हमारा हेल्थ जो है मेंटेन नहीं रह पाएगा। तो ये सब फैक्टर है जो हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। वही हम बात करें हमारे हेल्थ को मेंटेन कैसे किया जाए, तो हम हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं बच्चे पर्सनल हाइजीन करके, साफ सफाई रखें, अपनी साफ सफाई रखें, सराउंडिंग की साफ सफाई रखें। साफ सफाई रखेंगे तो क्या होगा सर, जितनी भी वेक्टर बोर्न डिजीज है, हम डिस्कस करेंगे वेक्टर बोर्न डिजीज। जैसे बात आपको पता है मलेरिया मच्छर काटने से हो रहा है, डेंगू मच्छर काटने से हो रहा है, इतना तो पता आपको नॉर्मल क्या है कैसे हो रहा है, बाकी बातें पढ़ेंगे नहीं हम। तो अगर आप साफ सफाई रखोगे तो मच्छर ही नहीं है, मच्छर नहीं है तो उनसे होने वाली डिजीज नहीं होगी। तो ये पर्सनल हाइजीन और पब्लिक हाइजीन को मेंटेन करने का ये फायदा मिलेगा हमें, इससे हमारी डिजीज इससे हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। बैलेंस डाइट, अगर हम प्रॉपर बैलेंस डाइट ले रहे हैं, हमारी बॉडी को हर एक न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, तो उससे भी हमारी बॉडी की जो नॉर्मल एक्टिविटी मेंटेन रहेगी, हमारी हेल्थ मेंटेन रहेगी। रेगुलर एक्सरसाइज अगर हम कर रहे हैं तो जो भी आपने अगर एक्स्ट्रा खा भी लिया तो फिर अगर क्या करना है, पर्सनल रेगुलर अगर एक्सरसाइज चल रही है तो फिर क्या होगा सर, हमारी हेल्थ जो मेंटेन रहेगी, हमारे बॉडी का बीपी कोलेस्ट्रॉल ये सारी चीजें मेंटेन रहेंगी, सब कुछ पता आपको है। तो इस रेगुलर एक्सरसाइज का फायदा मिलेगा हमें। हम योगा जो कर रहे हैं सर, योगा क्यों किया जा रहा है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को बूस्टअप करने के लिए किया जा रहा है सर, हमारी बॉडी को एक्टिव रखने के लिए किया जा रहा है, हेल्थ को मेंटेन करने के लिए किया जा रहा है। तो ये रेगुलर एक्सरसाइज की बात हो गई। और जो हमारी जो नॉर्मल हेल्थ है उसमें अगर कोई भी चेंज आएगा, ठीक है, उसमें कोई भी अगर हैम्पर हुआ तो बोलेंगे डिजीज हो गई है, क्या हो गई, डिजीज हो गई है। अब ये डिजीज बच्चे दो तरह की होती है, एक होती है कॉन्जेनिटल जो पैदा बाय बर्थ में हो रही है, ठीक है, कॉन्जेनिटल डिजीज जो आपके जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं कॉन्जेनिटल डिजीज में आ जाते हैं। दूसरी डिजीज है एक्वायर्ड डिजीज, जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं इस चैप्टर में। एक्वायर्ड डिजीज, उससे कैसे फाइट किया जाए, कैसे उससे बचा जा सकता है, कैसे हमारा इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, ये एक्वायर्ड डिजीज पर सब कुछ लागू होता है जो बर्थ के बाद हमें हो रही है, इन पे हमारा इम्यून सिस्टम काम करता है, इनसे प्रोटेक्शन के लिए हमारा इम्यून सिस्टम रोल इसका रोल आता है ना।
तो एक्वायर्ड डिजीज को भी हम लोगों ने दो ग्रुप में क्लासिफाई किया, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस मतलब क्या हुआ सर, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो सकता है, मतलब कम्युनिकेबल, दे आर आल्सो कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो सके। ऐसी कौन सी डिजीज होंगी जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो सकती है? तो सर पैथोजन से होने वाले डिजीज, बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोन्स, इनसे होने वाले डिजीज। वही बैक्टीरिया हमारे अंदर है तो हमें कर दिया, दूसरे की अगर बॉडी में ट्रांसफर हो गई वो बैक्टीरिया तो दूसरे को भी हो जाएगी, तो बोलेंगे देखो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो गया। तो जितनी भी आपकी बैक्टीरियल डिजीज है, वायरस से होने वाली डिजीज है, प्रोटोजोन से होने वाली डिजीज है, हेलमिंथ से होने वाली डिजीज है, फंगल डिजीज है, ये सब क्या हो जाएगी, ये सारी की सारी हमारी इन्फेक्शियस डिजीज होगी, क्योंकि ये पैथोजन, ये पर्टिकुलर पैथोजन एक पर्सन से दूसरे पर्सन की बॉडी में चला गया तो उस पर्सन को भी वो डिजीज हो जाएगी। वो सिंपल सी बात है। नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होते हैं, जिनको होते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब ये वो डिजीज है जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसफर नहीं हो रही। जैसे कैंसर हो गया सर, कैंसर एक पर्टिकुलर एक पर्सन के अंदर, एक पर्टिकुलर पर्सन के अंदर अगर ओवर हमारी जीन के अंदर म्यूटेशन होगा, जीन की म्यूटेशन की वजह से वो पर्टिकुलर जीन क्या करेगी सर, सेल का डिवीजन बहुत ज्यादा कराएगी, तो उसी पर्सन को कैंसर होने वाला है, ठीक है। उसके पास में बैठने से आपके जीन में म्यूटेशन नहीं हो जाएगा, हमारी बात सामने, आपके जीन में म्यूटेशन नहीं हो रहा, और ना ही उस म्यूटेशन से फिर आपकी जीन भी ओवर सेल ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगी, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। उसी पर्सन तक ही लिमिटेड रहेगा। डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, मान लीजिए मुझे अगर विटामिन बी12 की कमी है तो मुझे पता इससे एनीमिया होगा, ना कि मेरे बगल में बैठने वाले को भी, अगर वो उसकी प्रॉपर डाइट है उसको विटामिन बी12 की डेफिशिएंसी नहीं हो रही है, हरी बात समझ में। तो ये सब चीजें जो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, कैंसर हो गया, ये सब आपकी नॉन इन्फेक्शियस डिजीज है, ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफर नहीं हो रही है। तो अब हम मेनली यहाँ पर डिस्कस करने वाले बच्चे पैथोजेंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि पैथोजन कैसे डिजीज कॉज करते हैं, क्योंकि जब हमें उनके बारे में पता चलेगा वो कैसे डिजीज कॉज कर रहे हैं तो फिर उससे बचने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है तब हम पढ़ पाएंगे, ठीक है। तो अपने इम्यून सिस्टम के काम के बारे में जान पाएंगे, ठीक है। तो पैथोजेंस के बारे में बात करते हैं। ये जो पैथोजेंस है हमारे बॉडी में कैसे एंटर कर रहे हैं, क्या करने वाले हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो हमने डिजीज के बारे में बात किया, अभी इन्फेक्शियस डिजीज के बारे में हमने बात किया, वहां पर क्या हो रहा है, कोई बैक्टीरिया, वायरस या फिर कोई प्रोटिस्टा है, कोई प्रोटोजोन्स ये एंटर कर जा रहे हैं बॉडी में एंटर करके क्या कर रहे हैं, ये डिजीज कॉज कर रहे हैं। अब ये जो ऑर्गेनिज्म है बॉडी में क्यों एंटर कर रहे हैं, खाने पीने के पैरासाइट है, खाने पीने के बॉडी में एंटर कर रहे हैं। तो ये पैरासाइट बॉडी में एंटर करने के बाद क्या कर रहे हैं, बॉडी के अंदर वो एंटर कर रहे हैं, एंटर करने के बाद मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इनका नंबर जब बहुत ज्यादा हो जा रहा है तो बॉडी की जो नॉर्मल वाइटल फंक्शन है, हमारी बॉडी का जो नॉर्मल वाइटल फंक्शन है उसके साथ भी वो इंटरफेयर कर रहे हैं, ठीक, उसके साथ इंटरफेयर करें तो हमारी जो नॉर्मल जो लाइफ है, जो चल रहा है, जो नॉर्मल प्रोसेस हमारे बॉडी में चल रहे हैं वो नॉर्मल प्रोसेस नहीं चल पा रहे, तो उनमें दिक्कत होने की वजह से फिर हमारे अलग सिम्टम आ रहे हैं, बोले ये बीमारी हो गई, वो बीमारी हो गई, यही सब चीजें होती हैं यहाँ पर। तो उन्हीं यहाँ पर उन्हीं पैथोजेंस के बारे में बात करने वाले हैं। यही जो हमारे पैथोजेंस हैं, जो बैक्टीरिया, वायरस है ना, ये प्रोटोजोन्स जो हमारे पैथोजेंस है जो बॉडी में जा रहे हैं, एंटर कर रहे हैं, बॉडी के वाइटल फंक्शन को डिस्टर्ब कर रहे हैं, सो दे आर कॉल्ड पैथोजेंस। तो पैथोजेंस बोल रहे हैं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। पैथोजेंस क्या होते हैं, दे आर द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं पैथोजेंस, दे मोस्ट पैरासाइट्स आर पैथोजेन। मोस्टली जो पैरासाइट बॉडी में एंटर कर रहे हैं हमारे जीने खाने के लिए कोई डिजीज कॉज कर रहे हैं, कोई लिखा गया है मोस्ट पैरासाइट आर पैथोजेन। क्या करते हैं पैथोजेन, दे एंटर इन द होस्ट बॉडी में एंटर कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, उसके बाद इंटरफेयर कर रहे हैं विद द नॉर्मल वाइटल फंक्शन ऑफ द बॉडी, एंड जब ये बॉडी के वाइटल फंक्शन के साथ इंटरफेयर कर रहे हैं तो उसकी वजह से डैमेज हो रहा है होस्ट को, दे आर कॉजिंग डैमेज टू द होस्ट, ठीक। ये तो बात हुई पैथोजेंस के बारे में। अब यहीं से रिलेटेड कुछ टर्म्स के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम बात करते हैं आगे कि हमारी बॉडी ने क्या मैकेनिज्म फिर अडॉप्ट कर रखी है, हमारे बॉडी के पास क्या मैकेनिज्म, हमारे बॉडी में हर समय, यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं कितने पैथोजन मेरी बॉडी को अफेक्ट कर रहे हैं, लेकिन मुझे डिजीज नहीं हो रही, मेरी बॉडी के साथ इंटरफेयर नहीं कर पा रही, मेरी बॉडी मेंटल फंक्शन को डिस्टर्ब नहीं कर पा रही। ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारी बॉडी के पास कुछ मैकेनिज्म है, हमारी बॉडी क्या कर रही है, इन पैथोजन को किल कर दे रही है। ये हम कर ही नहीं पा रहे हमारी बॉडी में एंटर होने के बाद, तो इसके लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो इसके लिए हमारा इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्सिबल है। हमारा इम्यून सिस्टम क्या कर रहा है, पैथोजन को किल कर दे रहा है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी के फंक्शन के साथ इंटरफेयर नहीं कर पा रहे। तो इसके बाद अभी हम अपने इम्यून सिस्टम के बारे में बात करेंगे, उसके पहले यहाँ पर कुछ टर्म्स बात करेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ टर्म्स देख लेते हैं यहाँ पर जो आपसे पूछे जाते हैं। जैसे कि देखो यहाँ पर हो गया इंक्यूबेशन पीरियड, विंडो पीरियड। ये क्या होता है, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, तो कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है, बॉडी में एंटर करने के बाद क्या तुरंत हमें सिम्टम आना स्टार्ट हो जाते हैं, नहीं बिल्कुल नहीं, बॉडी में एंटर करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, फिर इंटरफेयर करेगा बॉडी फंक्शन के साथ, तब जाकर सिम्टम आएंगे, तब नहीं हमें बीमारी होगी, बुखार हो गया, जो भी बीमारी हो गई उस पैथोजन से, ठीक है। तो ये जो टाइम है वो पैथोजन बॉडी में एंटर कर गया, एंटर करने के बाद कितने समय के बाद, उसके एंटर करने के कितने समय के बाद हमें सिम्टम दिखना स्टार्ट होगा, तो इस बीच का जो टाइम है इसे हम बोलते हैं
इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है, इसके बीच के टाइम को बोल रहे हैं इंक्यूबेशन पीरियड। एंट्री ऑफ पैथोजन, उसके बाद अपीयरेंस ऑफ फर्स्ट सिम्टम, पैथोजन एंट्री के बाद फर्स्ट सिम्टम का अपीयर हो रहा है, तो इसके बीच का जो टाइम है इसको बोल रहे हैं इंक्यूबेशन पीरियड। वहीं विंडो पीरियड क्या होता है, तो देखो कोई पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर हो गया, जैसे कभी कभी आपने नोटिस किया होगा आपको बुखार होता है तो आप डॉक्टर के पास आते हो, डॉक्टर क्या बोलता है, कुछ दवाइयां लिख देता है, फिर कहता है एक हफ्ते बाद आप टेस्ट कराएंगे। वो तुरंत टेस्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे भी पैथोजन यहाँ पर है जो हमारी बॉडी में एंटर करने के बाद उनसे दिक्कत तुरंत हो जा रही है, डिजीज तुरंत हो जा रही है, ठीक है, उनसे जो सिम्टम आने तुरंत आ जा रहे हैं, लेकिन हमारे ब्लड में नहीं आ रहे, उनको अगर हम लेबोरेटरी में टेस्ट करना चाहें तो टेस्ट नहीं कर सकते तुरंत, ठीक है। तो ये जो टाइम है कि बॉडी में एंटर हो गया, उसके बाद वो हमारी लेबोरेटरी में कब उसको टेस्ट कर सकते हैं, हमारे ब्लड में कब उसको लेबोरेटरी में कब हम टेस्ट कर पा रहे हैं, तो ये जो टाइम होता है बॉडी में एंटर करने के बाद उसको लेबोरेटरी में फर्स्ट हम डिटेक्ट कर सकते हैं, इसके बीच का जो टाइम होता है इसको बोलते हैं विंडो पीरियड, क्या बोलते हैं, विंडो पीरियड। तो एंट्री ऑफ पैथोजन से लेकर फर्स्ट लेबोरेटरी का डिटेक्ट कर रहे हैं, फर्स्ट लेबोरेटरी तो उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, इसके बीच का जो टाइम होता है इसको हम बोल रहे हैं विंडो पीरियड, ठीक है। और यहाँ पे एक क्वेश्चन और देखो, आपसे पूछा जाता है तो इंक्यूबेशन पीरियड ज्यादा बड़ा होता है, विंडो पीरियड ज्यादा बड़ा होता है, ऐसा कोई लाइन नहीं बना रखी है, ऐसा कुछ नहीं है कि विंडो पीरियड ज्यादा बड़ा होगा या फिर इंक्यूबेशन पीरियड ज्यादा बड़ा होगा, ये डिपेंड करेगा कि कौन सा पैथोजन है, क्या करने वाला है, उस पर डिपेंड करता है कि विंडो पीरियड ज्यादा बड़ा होगा कि इंक्यूबेशन पीरियड ज्यादा बड़ा होगा। जैसे अगर हम बात करें एचआईवी वायरस, तो एचआईवी वायरस हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है, एंटर करने में हमारी बॉडी के साथ इंटरफेयर कर, लेकिन हमें वो जो पेशेंट है, ठीक है, पेशेंट जिसकी बॉडी में एंटर कर चुका है एचआईवी वायरस, उसको एड्स का हो रहा है, पूरे इसको एड्स होने का सिम्टम आना स्टार्ट हो रहा है, वो 5 से 10 साल लग जा रहे हैं, 5 to 10 ईयर, 2 to 10 ईयर लग जा रहे हैं, लंबा समय लग रहा है उसको सिम्टम्स आने में, सारी चीजें आने में, दिक्कतें होने में। वहीं लेकिन अगर बात करो आपको, अगर उसको लेबोरेटरी में टेस्ट करना चाहते हैं तो एलिसा टेक्निक हमारे पास है, उसकी हेल्प से क्या कर रहे हैं, उसको हम 2 to 12 वीक के अंदर 2 to 12 वीक के अंदर हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं, 2 to 12 वीक के अंदर एलिसा की हेल्प से हम उसे डिटेक्ट कर पा रहे हैं लेबोरेटरी। तो यहाँ पर लेबोरेटरी तब उसको डिटेक्ट कर पा रहे हो तो 2 to 12 वीक हो गया आपका, तो आपका विंडो पीरियड क्या होगा, 2 to 12 वीक, ठीक है। वही मैंने आपसे पूछा जैसे इंक्यूबेशन पीरियड बताओ, ये सिम्टम कब आ रहे हैं, 2 से 10 साल के अंदर सिम्टम आ रहे हैं, यहाँ पर इंक्यूबेशन पीरियड हो जाएगा 2 to 10 ईयर और विंडो पीरियड हो जाएगा 2 to 12। लेकिन वही अगर मैं बात करूं यहाँ पर टाइफाइड के बारे में, तो टाइफाइड में क्या हो रहा है, साल्मोनेला टाइफी बताऊंगा मैं भी, आगे डिस्कस करेंगे, हमारी एनसीईआरटी बताती है टाइफाइड फीवर के बारे में। तो साल्मोनेला टाइफी जो बैक्टीरिया है, ये साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर जाएगी, और बॉडी में एंटर करने के बाद तुरंत सिम्टम आने लग रहे हैं, 24 से 48 घंटे में 1 से 2 दिन के अंदर आपको सिम्टम आने लग रहे हैं, बुखार हो गया, लेकिन उसके अंदर आप उसको टेस्ट करना चाहो तो आपकी ब्लड में नहीं आएगा, आप उसको लेबोरेटरी में टेस्ट नहीं कर सकते तुरंत 1 से 2 दिन के अंदर, वो लेबोरेटरी में आप टेस्ट कर पाओगे, पॉजिटिव टेस्ट कब आएगा, विडाल टेस्ट करते हैं, पॉजिटिव कब आएगा, 1 हफ्ते बाद 7 डेज के बाद आएगा पॉजिटिव टेस्ट के। तो ये जो टाइम है यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर विंडो पीरियड मतलब लेबोरेटरी में कब डिटेक्ट कर पा रहे हैं, 7 दिन के बाद, 1 हफ्ते बाद, यहाँ पर विंडो पीरियड 7 दिन हो गया, इंक्यूबेशन पीरियड 1 से 2 दिन, 24 से 48 घंटे में आपको सिम्टम आना स्टार्ट हो गया। तो इस केस में क्या होगा कि जो इंक्यूबेशन पीरियड है टाइफाइड केस में 24 to 48 वीक और विंडो पीरियड है 7 डेज, यानी यहाँ पर इंक्यूबेशन पीरियड ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू विंडो पीरियड, सॉरी यहाँ पर विंडो पीरियड ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू इंक्यूबेशन पीरियड। यहाँ पर हमें समझ में आ गया कि जरूरी नहीं है कि इंक्यूबेशन पीरियड ज्यादा बड़ा हो या विंडो पीरियड ज्यादा बड़ा हो, वो डिपेंड करेगा कौन सी डिजीज है, कौन सा पैथोजन, ठीक है। तो विंडो पीरियड भी बड़ा हो सकता है, इंक्यूबेशन पैथोजन के बारे में बात किया हमने कि पैथोजन बॉडी में एंटर कर रहा है, बॉडी के फंक्शन के साथ इंटरफेयर कर रहा है, बॉडी की वाइटल एक्टिविटीज के साथ इंटरफेयर कर रहा है, और मैंने ये बोला आपको कि हर एक पैथोजन जो बॉडी में एंटर कर रहा है वो डिजीज कॉज नहीं करता। तो ऐसा हमारे बॉडी के पास क्या है जो कि हर एक पैथोजन जो हमारी बॉडी में एंटर कर रहा है उसको सर्वाइव नहीं करने दिया जा रहा है, हमारी बॉडी फाइट कर रही है उसके साथ, उसको किल कर रही है। तो ये बॉडी की जो हमारी फाइटिंग एबिलिटी है किसी पैथोजन से, किसी बाहर से जो माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं हमारी इम्यूनिटी, ये हमारा इम्यूनिटी है, ठीक है। इम्यूनिटी का मतलब क्या होता है, बॉडी की फाइटिंग एबिलिटी, बॉडी की लड़ने की क्षमता है हमारी, किसके साथ, पैथोजन के साथ, माइक्रोब्स के साथ जो हमारी बॉडी में एंटर कर रहे हैं। तो अब अपने इम्यून सिस्टम के बारे में आज हम डिस्कस करते हैं, अपनी इम्यूनिटी के बारे में बात करते हैं। तो हमारी बॉडी क्या कर रही है, पैथोजन को किल कर रही है, माइक्रोब्स को किल कर रही है, फिर कोई भी एंटीजन जो हमारी बॉडी में एंटर हुआ है उसको किल कर रही है। तो कोई हमारी बॉडी में जो एंटीजन एंटर होता है वो क्या करता है, हमारे बॉडी में एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करा रहा है, ठीक है। तो एंटीजन हमारे बॉडी में आता है, हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है, उसको किल करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बना रहा है। अब ये सब चीजें तो आपको पढ़नी है, एंटीबॉडी होती क्या है, कितने तरह की एंटीबॉडी होती है, कब बनेगी, क्या प्रोसीजर है, ये सारी चीजें मैं पूरा समझाने वाला पूरी डिटेल में। लेकिन हमें समझ आएगा यहाँ पर बॉडी में माइक्रोब्स आ रहे हैं, एंटीजन आ रहे हैं, तो एंटीजन क्या करेगा, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करेगा और हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम उसके लिए एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब माइक्रोब्स को आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, माइक्रोब्स बॉडी में एंटर करेगा तो एंटर करेगा। एंटीजन क्या होता है, किसे कहेंगे एंटीजन, तो जो एंटीजन होते हैं एक्चुअली प्रोटीन नेचर के कंपाउंड होते हैं, प्रोटीन नेचर कंपाउंड।
एंटीजन जो होते हैं, ठीक है, इनको एग्लूटिनोजन और एंटीजन बोल रहे हैं। लेकिन इस एंटीजन के अंदर केवल प्रोटीन ही होता है, वही कैरियर प्रोटीन हो गया, और इस कैरियर प्रोटीन के साथ साथ इसके अंदर कुछ ये हैप्टेन मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। तो इस कैरियर प्रोटीन से हैप्टेन मॉलिक्यूल जुड़ता है, तब जाकर बोलते हैं कि ये कंप्लीट एंटीजन बना है, ठीक है। अब ये हैप्टेन क्या होता है, ये फैट या फिर कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल होते हैं, जैसा फैट और कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल जो कि ये हैप्टेन है, और ये हैप्टेन जब इस कैरियर प्रोटीन से बाइंड हो गया तब जाकर ये बन गया कंप्लीट एंटीजन, ये बन गया कंप्लीट एंटीजन। और ये जो एंटीजन यहाँ पर बना है, जो कंप्लीट एंटीजन बना है, ये केवल कंप्लीट एंटीजन ही हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर सकता है, स्टिमुलेट कर सकता है, एंटीबॉडी बनाओ। आई बात समझ में? अकेला ना तो हैप्टेन हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके स्टिमुलेट करके एंटीबॉडी बना सकता है, ना ही ये कैरियर प्रोटीन अकेला हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करके एंटीबॉडी बना सकता है। जब ये दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं रहती कंप्लीट, उसको बोलोगे लिपोप्रोटीन या फिर उसको बोल रहे हैं ग्लाइकोप्रोटीन। तो ये लिपोप्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन वाला जो ये है, जो एंटीजन कंप्लीट एंटीजन है, ये हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करेगा और एंटीबॉडी बनाएगा, ठीक है। नाइदर हैप्टेन ना तो हैप्टेन नॉर कैरियर प्रोटीन अलोन कैन स्टिमुलेट द फॉर्मेशन ऑफ एंटीबॉडी, ठीक है। एंटीबॉडी फॉर्मेशन है के लिए नहीं कर पाता है। जैसे ए जी से हम एंटीजन रिप्रेजेंटर है, वैसे बी ऐसे एंटीबॉडी रिप्रेजेंटर, ठीक है, एंटीबॉडी रिप्रेजेंटर। ये अभी देखते हैं कितने तरह की एंटीबॉडी होती है। तो इस एग्लूटिनोजन बोल रहे हैं इसको, और इसको बोलते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन, बोलते हैं इसको इम्यूनोग्लोबुलिन और एग्लूटिन, इम्यूनोग्लोबुलिन या फिर एग्लूटिन बोल रहे हैं अरे एंटीबॉडी को। आगे हम देखेंगे किस तरीके से एंटीबॉडी बनाई जा रही है, कितने तरह की एंटीबॉडी होती है, देखिए आगे डिस्कस करते हैं इम्यून सिस्टम। तो अब अपनी इम्यूनिटी के बारे में बात कर लेते हैं, अपने इम्यून सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। किसी भी पैथोजन, किसी भी डिजीज से फाइट करने के लिए हमारे पास दो तरह की इम्यूनिटी है हमारे बॉडी में, दैट इज इनेट इम्यूनिटी एंड एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इनेट इम्यूनिटी मतलब ये हमारी वो क्षमता है जो हम लेकर पैदा हुए हैं, जो बाय बर्थ हमारे पास है, जो क्षमता हमारे पास बाय बर्थ है डिजीज से फाइट करने की, उसे हम बोल रहे हैं इनेट इम्यूनिटी और कंजेनिटल इम्यूनिटी, ठीक है। और इसे बोल रहे हैं नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी होती है। मैं अगर हम बात करें जो बर्थ के बाद हम एक्वायर कर रहे हैं, बर्थ के बाद जो एक्वायर कर रहे हैं कैपेबिलिटी डिजीज से फाइट करने की, उसे हम बोल रहे हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और एडाप्टिव इम्यूनिटी, अडॉप्ट किया हमने, बर्थ के बाद अडॉप्ट किया है, और ये स्पेसिफिक टाइप की होती है, स्पेसिफिक इम्यूनिटी। तो अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं नॉन स्पेसिफिक, स्पेसिफिक, है ना। तो इसके बारे में भी हम जब बात करेंगे तो इंडिविजुअली डिस्कस करेंगे, इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में, तो अपने आप में समझ आ जाएगा। तो एक एक करके पढ़ते हैं। पहले हम बात करेंगे इनेट इम्यूनिटी के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इनेट इम्यूनिटी के बारे में, जिसे हम कंजेनिटल और नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोल रहे हैं। इसमें क्या क्या आने वाला है, इसमें हमारे एनाटॉमिकल और फिजिकल बैरियर है, फिजियोलॉजिकल बैरियर है, सेलुलर बैरियर है, साइटोकाइन बैरियर है। अभी एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे तो अच्छे से सब में सारी चीजें समझ में आएंगी। लेकिन यहीं पर मैं बता देता हूँ इसको नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनिटी क्यों बोल रहे हैं। यहाँ पर अभी मैं जो आपको फिजिकल बैरियर में बताऊंगा कौन कौन से हैं जो कि फिजिकल बैरियर प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि हमारी एक तरह की इनेट इम्यूनिटी जो फिजिकल बैरियर प्रोवाइड कर रही है, जिनको फिजिकल बैरियर बोल रहे हैं। इसमें हमारी स्किन आती है। अब स्किन को बोलो, स्किन क्या है बताओ। स्किन हर एक तरह के पैथोजन को रोकेगी, बिल्कुल सही बात है, रोकेगी। क्या ये स्पेसिफिक है, क्या कोई वायरस आएगा तो उसको रोकेंगे, बैक्टीरिया को नहीं रोकेंगे, किसी प्रोटोजोन को रोकेंगे, फंजाई को नहीं रोकेंगे, ऐसा नहीं। ये हर एक पैथोजन के लिए काम कर रही है, हर एक पैथोजन को रोकना है इसलिए बोला जा रहा है ये हमारे जो इनेट इम्यूनिटी है ये नॉन स्पेसिफिक टाइप की इम्यूनिटी है, ठीक है। ये हर एक तरह के पैथोजन्स के लिए, हर एक तरह के पैथोजन पे काम करेगा, उसको रोकेगा, उसको बॉडी में एंटर होने से रोकेगा, ठीक है। चलिए तो एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। एनाटॉमिकल, फिजियोलॉजिकल, सेलुलर, साइटोकाइन बैरियर, इनके बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एनाटॉमिकल बैरियर के बारे में, जिनको हम फिजिकल बैरियर बोल रहे हैं। इसमें हमारी स्किन हो गया, प्रोटीन हो गए, ये फिजिकल बैरियर हो गए, ठीक है। अब ये जो एनाटॉमिकल फिजिकल बैरियर है, स्किन की अगर हम बात करें, स्किन की आउटर मोस्ट कवरिंग स्ट्रेटम कॉर्निया बोल रहे हैं, एडमेंटिस सुपरनम बोल रहे हैं। ये जो आउटर मोस्ट लेयर होती है डेड होती है, डेड है तो फिर प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। इस तरह से बात हुई यहाँ पे। और बात करें एसिडिक पीएच स्किन का, नॉर्मल जो स्वेट रिलीज हो रहा है उसकी वजह से एसिडिक पीएच है स्किन के सरफेस पे ना, तो इसकी वजह से हमारे वहां फिर वो पैथोजन को एंटर होने से और प्रिवेंट कर रहा है, जो भी है उनको डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर जो सीबम सीबेशियस ग्लैंड है जो सीबम रिलीज कर रही है, वो सीबम क्या कर रहा है, इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया ग्रोथ को इनहिबिट कर रहा है। तो इस तरीके से स्किन जो है वो हर एक तरह के पैथोजन की एंट्री को रोक रहा है हमारी बॉडी में। तो इसीलिए बोला कि ये नॉन स्पेसिफिक, मतलब किसी एक पर्टिकुलर पैथोजन के लिए स्पेसिफिक नहीं है, केवल बैक्टीरिया केवल वायरस के लिए नहीं है, हर एक तरह के पैथोजन की एंट्री को ये प्रिवेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये बात होगी हमारे स्किन के बारे में। म्यूकस प्रोटीन की बात करें तो जो भी हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात करें, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट की बात करें, तो इनकी जो एपिथेलियम है ना, सबसे इनरमोस्ट लेयर जीआईटी बात करें, इनरमोस्ट लेयर म्यूकोसा बताया था, म्यूकस प्रोटीन म्यूकोसा बोला था। और जो म्यूकोसा वाली सेल है उसमें म्यूकस सेल प्रेजेंट है
ग्लूकोज रिलीज कर रही है, उसके साथ साथ वहाँ पर सीरिया भी प्रेजेंट होती है। अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें, आपको बताया मैंने सीरिया प्रेजेंट है, ग्लूकोज रिलीज किया जा रहा है। तो ये सब जो यहाँ पे रिलीज हो रहा है, जो म्यूकस कोटिंग है, जो म्यूकस प्रोड्यूस कर रही है, क्या करेंगे, दे ट्रैप द बैक्टीरिया। उन्होंने जो म्यूकस प्रोड्यूस किया है वो बैक्टीरिया को ट्रैप कर लेगा। और इनमें जो सीरिया है, सीरिया पाई जाती है, वो बैक्टीरिया को ट्रैप करने का जो सीरिया है, सीरिया काम होता है क्या, कोऑर्डिनेटेड वे में बीट करना। तो कोऑर्डिनेटेड वे में बीट करके इन्होंने जो ट्रैप किया उसको बाहर निकाल दिया इस तरह से। ठीक है, तो ये बात हो गई बच्चे म्यूकस कोटिंग के बारे में। तो जीआईटी हो गया, म्यूकस कोटिंग ऑफ द जीआईटी, रेस्पिरेटरी ट्रैक, यूरोजन, एंडोट्रैक, दे ट्रैप द बैक्टीरिया। And the ciliary movement, the ciliary movement है, the expel of bacteria along with sputum, sputum के साथ बैक्टीरिया को इसमें एक्सपेल कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर के बारे में। फिजियोलॉजिकल बैरियर में क्या है, हमारे बॉडी में अलग अलग प्रोसेस चल रहे हैं, और जो अलग अलग प्रोसेस हमारे बॉडी में चल रहे हैं, उन प्रोसेस की वजह से हमारे बॉडी में ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा है जो कि फिर पैथोजेंस की ग्रोथ नहीं होने दे रहा है, वो सर्वाइव नहीं करने दे रहा है। इसको हमारे फिजियोलॉजिकल बैरियर, इसमें हमारे ये बात करेंगे फीवर की बात करें, पीएच सिक्रीशंस। तो फीवर कैसे फिजियोलॉजिकल बैरियर काम करता है, कोई पैथोजन हमारे बॉडी में एंटर करता है तो फिर उसकी वजह से जो टॉक्सिन्स रिलीज हो रहे हैं, वो टॉक्सिन्स फिर उसकी वजह से जो रिलीज हुए हैं वो जाकर हमारे हाइपोथैलेमस से, वहां से प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करा रहे हैं। फिर वो हमारे टेम्परेचर सेट पॉइंट जो है उसको डिस्टर्ब कर रहा है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाए। ये सारी चीजें मैं आपको बाद में एंड में सारी चीजें समझाऊंगा, सब कुछ देखेंगे कैसे फीवर कैसे हो रहा है, फीवर को कंट्रोल करने के लिए एंटीपायरेटिक ड्रग्स दे रहे हैं, कैसे काम कर रही है, सारी चीजें बात करेंगे आगे। लेकिन हमें समझ आ रहा है कि फीवर के दौरान क्या हो रहा है, हमारी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है। अब यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस जो हमारे बॉडी में, जिसकी वजह से हमारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। लेकिन ये बॉडी का जो टेम्परेचर बढ़ा है, ये क्या करेगा, ये पैथोजेंस जो हमारी बॉडी में एंटर हो चुके हैं वो सर्वाइव नहीं करने देगा, वहां पर एडवर्स कंडीशन बना देगा फीवर की वजह से बॉडी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अभी क्या करेगा, फीवर अब ये पैथोजेंस को वहां पर किल कर रहा है। तो इस तरह से हमारा फीवर जो है फिजियोलॉजिकल बैरियर हो गया। दिक्कत क्या थी यहाँ पर, फीवर की वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया। हमें पता है हमारी बॉडी की जो एंजाइम्स हैं वो एक पर्टिकुलर रेंज में काम करते हैं, पर्टिकुलर रेंज ऑफ टेम्परेचर पीएच पे काम करते हैं। तो अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा, नॉर्मल ज्यादा हो जाएगा, तो फिर वो काम नहीं करते। हरी बात समझ। इसी तरह हमारे स्टमक में अलग अलग प्रोसेस चल रहे हैं, डाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, उसके लिए वहां पर जो एंजाइम्स क्रिएट किए जा रहे हैं, वहां जो एसिडिक एनवायरनमेंट बना हुआ है, आपके स्टमक के अंदर 1.8 पीएच में हो रहा है, एचसीएल रिलीज हो रहा है, और उस पीएच की वजह से, वो एसिडिक एनवायरनमेंट की वजह से क्या हो रहा है, कोई भी पैथोजन जाएगा तो हम सर्वाइव नहीं कर पाएगा। उसी तरह सलाइवा के अंदर, सलाइवा की बात करें, इसमें जो लाइसोजाइम है वो क्या कर रहे हैं, पैथोजेंस को किल कर रहे हैं। ठीक, और वेजाइना की अगर बात करें, फीमेल की जो एक्सटर्नल जेनिटलिया है, वेजाइना की अगर बात करें, वेजाइना में क्या हो रहा है, वेजाइना में लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया रह रही है, और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया वहां क्या कर रही है, अपने न्यूट्रिशन के लिए वेजाइना के अंदर ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर रही है, ग्लाइकोजन को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर रही है खुद के न्यूट्रिशन के लिए। और इस दौरान क्या हुआ, लैक्टिक एसिड मतलब कि एसिडिक मीडियम प्रोड्यूस हो रहा है, 4 to 5 पीएच होता है वेजाइना में, आप लोगों। तो ये जो एसिडिक पीएच यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, अब पैथोजेंस को नहीं कर पाएंगे, तो हेल्प मिल गया वहां। ठीक, ये बात होगी बच्चे, इस तरीके से ये पीएच की बात की हमने। उसी तरह बात करें बॉडी के सिक्रीशंस, हमारे सेरेट, सलाइवा, टीएफ, नेसल सिक्रीशन, इनमें लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है। और वो लाइसोजाइम क्या करेगा, मतलब वो लाइसोजाइम एंटीबैक्टीरियल होता है, जो लाइसोजाइम इट इज एंटीबैक्टीरियल। इस तरह से कहीं ना कहीं ये हमारे बॉडी के अंदर चल रहे जो अलग अलग फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, उनकी वजह से कुछ एडवर्स कंडीशन क्रिएट हो रही है जो कि पैथोजेंस को, बैक्टीरिया को बॉडी में सर्वाइव नहीं करने दे रहे। तो ये हमारे इननेट इम्यूनिटी की पार्ट है। और नेक्स्ट हमारे हैं सेलुलर बैरियर। सर नाम ही इनका सेलुलर बैरियर, मतलब सेल्स। यहाँ पर सेल होंगी जो कि हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगी, जो हमारी बॉडी को प्रोटेक्शन देंगी पैथोजन से या फिर फॉरेन पार्टिकल से। अब वो जो सेल्स हैं वो दो तरीके से हमें प्रोटेक्शन देती हैं, उनके बेसिस पर हम उन्हें दो क्लास में रख देते हैं। एक को बोलते हैं फैगोसाइटिक सेल और दूसरी हमारी नॉन फैगोसाइटिक सेल। फैगोसाइटिक सेल क्या करेंगी, ये उन फॉरेन मटेरियल को, उन पैथोजन को खा जाएंगी। नॉन फैगोसाइटिक सेल खाएंगे नहीं बल्कि उनको मार देंगे। ठीक है, और जब हम फैगोसाइटिक सेल के बारे में बात करते हैं तो इसमें हमारे मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस है ना, मैक्रोफेजेस हो गए आपके, मोनोसाइट्स हो गए, और कौन है, न्यूट्रोफिल्स हो गए, ये सब आते हैं इसमें। फैगोसाइटिस, ये सब फैगोसाइटोसिस हो करते हैं, हमने डब्ल्यूबीसी में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ डब्ल्यूबीसी, वही है सब आपके न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स। मोनोसाइट जब ब्लड के बाहर आ जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, मैक्रोफेजेस बोलते हैं। सारी चीजें देख रखी हैं आपने। तो आपकी मोनोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं। न्यूट्रोफिल्स को क्या बोलते हैं, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ग्लूकोसाइड। क्यों, क्योंकि हमारे जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं इनके जो न्यूक्लियस होते हैं, किसी में 3 लोग, किसी में 5 लोग, किसी में 4 लोग, इसलिए बोलते हैं पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ग्लूकोसाइड। जो नॉन फैगोसाइटिक सेल होती है इसमें नेचुरल किलर सेल के बारे में बात करेंगे, एनके सेल को बोलते हैं। देख लेते हैं कि हमारी जो फैगोसाइटिक सेल है वो कैसे फैगोसाइटोसिस कर रही है। ठीक है,
तो जब कोई बैक्टीरिया कोई पैथोजन हमारे ब्लड स्ट्रीम में आया, उसके आने से क्या होगा सर, हिस्टामिन रिलीज होगा। और हिस्टामिन के रिलीज होने से क्या होगा सर, हिस्टामिन एक वेसोडाइलेटर है, वेरी गुड। हिस्टामिन वेसोडाइलेटर है तो अपनी प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या करेगा, वो ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा। तो जो पहले ब्लड इतनी पतली पाइप से बह रहा था, अब इस वेसोडाइलेटर के रिलीज होने की वजह से, वो पाइप के चौड़े होने की वजह से वो ब्लड इतनी चौड़ी पाइप से बहेगा, ठीक है, इतनी चौड़े ब्लड वेसल से वो ब्लड अब फ्लो कर रहा है आपका। चलिए, अब वो जो ब्लड यहाँ पर जो वो पतली पाइप से वो ब्लड बह रहा था, तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। सही बात है सर, वेलोसिटी ज्यादा है। और जब ये चौड़े पाइप से बहेगा तो इसकी वेलोसिटी जो है वो विद रिस्पेक्ट टू पहले के थोड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा लंबे रास्ते से जाना है उसको, ज्यादा चौड़े रास्ते से जाना है, तो थोड़ी सी वेलोसिटी उसकी कम हो जाएगी। एक काम ये होगा, वेलोसिटी कम होने के साथ साथ दूसरी चीज क्या होगी कि ब्लड का यहाँ पर इकट्ठा, थोड़ी देर के लिए ब्लड इकट्ठा भी होगा, एक्युमुलेशन होगा। क्यों? क्योंकि एरिया जो है थोड़ी चौड़ी हो गई है, तो ब्लड इकट्ठा भी होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आने में समझ में आ गया कि अब जो ब्लड पतली पाइप से बह रहा था, जब ये चौड़ी पाइप से बहेगा तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी, ब्लड इकट्ठा होगा। चलिए, अब इस ब्लड के इकट्ठा होने की वजह से अब क्या होने वाला है वो देखो आप। तो वेसोडाइलेशन करा दिया, ये पहला स्टेप हो गया हमारा। वेसोडाइलेशन होने की वजह से अब क्या होगा यहाँ पर बच्चे, तो हमें पता है हमारे ब्लड स्ट्रीम में जो हमारे WBC होते हैं वो सेंटर में चलते हैं, बीच में चलते हैं। वो क्यों? WBC बड़े आदमी हैं, बीच बीच में चलते हैं, ठीक है। और जैसे ही यहाँ पर वेसोडाइलेशन होगा, तुरंत कुछ सिग्नलिंग मिलेगी इनको, सिग्नल मिलेगा। क्या सिग्नल मिलेगा? कुछ ना कुछ गड़बड़ है, कोई बाहर से आ गया है, ठीक है। जब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, बाहर से कोई आ गया है, तो हमारे जो WBC हैं वो किनारे पर आ जाएंगी, इंस्पेक्शन करने के लिए किनारे आ जाएंगे, ठीक है। किनारे आ गए, वो ब्लड वेसल किनारे आ गए, तभी तो हमें चेक करेंगे क्या दिक्कत है, कहां दिक्कत है, ठीक है। देखिए, अब वो ब्लड वेसल का हमारे जो WBC हैं, वो जो आपके फैगोसाइटिक सेल्स हैं, ये मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल, जो आपके फैगोसाइटिक सेल्स हैं, मोनोसाइट के बारे में अगर हम बात करें तो वो क्या होंगे, वो अब किनारे आ जाएंगे। किनारे आकर क्या करेंगे, वो हमारी ब्लड वेसल की जो वॉल है, उन वॉल से आकर चिपक जाएंगे, ठीक है। आकर एडेयर हो गए, इसको बोलेंगे कि एडेशन हो गया। पहले वेसोडाइलेशन हुआ, उसके बाद एडेशन हो गया। चलिए ठीक है, एडेशन होने के बाद क्या होगा सर, अब इस वेसोडाइलेशन की वजह से और क्या हुआ है, हम कैपिलरी के लेवल पे बात कर रहे हैं, क्योंकि कैपिलरी के लेवल पर ही चीजें आ और जा सकती हैं। तो जब वेसोडाइलेशन होगा, तो कैपिलरी के अंदर जब वेसोडाइलेशन हुआ है आपका, तो कैपिलरी के अंदर केवल एक सिंगल लेयर होती है, एंडोथीलियम बोलते हो आप उसको। एक सिंगल लेयर होती है कैपिलरी के अंदर, एंडोथीलियम बोलते हैं उसको। और वेसोडाइलेशन होगा, तो वेसोडाइलेशन होने की वजह से इसकी जो दीवार है, इसकी जो वॉल है, वो फैलेगी। देखो फैलेगी, थोड़ा फैलेगी, तो क्या होगा, जो आपकी जो एंडोथीलियल सेल्स हैं, उन एंडोथीलियल सेल्स के बीच में थोड़ा गैप बन जाएगा, थोड़ी दूर दूर हो जाएंगे, वो थोड़ी दूर दूर हो जाएंगे, गैप बन गया। उसी गैप को मैंने यहाँ पर शो किया, देखो ये गैप बन गया है। एंडोथीलियल सेल्स जो है उनके बीच में थोड़ा गैप बन गया है, फैलने की वजह से गैप बन गया। अब जब ये गैप बनेगा तो क्या होगा, अब ये हमारी जो WBC जो किनारे आ चुकी हैं, जो इन ब्लड वेसल से आकर चिपक चुकी है, किनारे अडेयर हो चुकी हैं, अब ये बाहर निकलना शुरू कर देंगे। जब ये बाहर निकलने लगेंगे तो इसको हम बोलेंगे कि डायापिडेसिस हो रहा है। क्या हो रहा है, WBC हमारी जो है ये अमीबॉइडल मूवमेंट शो करती है, और इस अमीबॉइडल मूवमेंट के थ्रू क्या करेंगे, इन ब्लड वेसल से बाहर आना शुरू कर देंगे, और इसको हम बोलेंगे डायापिडेसिस। अब ये बाहर क्यों आ रही है, कौन इनको बाहर बुला रहा है, तो सर ये इंस्पेक्शन करने आ रही है ना। बाहर कौन है, पैथोजन है, बैक्टीरिया एंटर की है, और बैक्टीरिया एंटर करेगी तो जहां बैक्टीरिया एंटर करेगी वहां डैमेज करेगी, और डैमेज करेगी तो वहां पर क्या रिलीज होंगे, वहां पर कुछ केमिकल्स, मेडिएटर रिलीज होते हैं। उतना डीप जाने की जरूरत नहीं है सर, वहां पर कुछ केमिकल रिलीज होंगे। क्यों? क्योंकि हमारी सेल डैमेज हुई है, और जो केमिकल्स यहाँ पर रिलीज हुए हैं, वो केमिकल क्या करेंगे, वही इनको इन्विटेशन देंगे, बाहर बुलाएंगे, ठीक है। और इनको जब बाहर बुलाया जाएगा तो डायपिडेसिक मूवमेंट करते हुए बाहर आएंगी, और बाहर आने के बाद क्या होंगे, अब ये बढ़ेंगी आगे, किसकी तरफ सर, पैथोजन की तरफ, बैक्टीरिया की तरफ बढ़ेंगी। तो बैक्टीरिया की तरफ जब बढ़ने लगेंगी, कैसे बढ़ेंगी सर, वही डायपिडेसिस करके, जैसे बाहर आई है सर अमीबॉइडल मूवमेंट से, उसी अमीबॉइडल मूवमेंट से आगे बढ़ेंगे वो। अब जो अमीबॉइडल मूवमेंट से आगे बढ़ रही हैं, और किसकी तरफ बढ़ रही हैं सर, जहां पर वो पैथोजन है ना, जहां बैक्टीरिया है, वहां अगल बगल केमिकल्स रिलीज हुए हैं सर। तो ये केमिकल्स जो इनको बुला रहे हैं, जो इनको इनवाइट कर रहे हैं, तो ये केमिकल्स की तरफ मूवमेंट है। और जब केमिकल्स की वजह से मूवमेंट हो, केमिकल्स की तरफ मूवमेंट हो, तो उस मूवमेंट को हम बोलते हैं कीमोटैक्सिस। क्या बोलते हैं, कीमोटैक्सिस। तो ये कीमोटैक्टिक मूवमेंट होगी, और ये हमारे जो WBC पहुंच जाएंगे किसके पास, हमारे बैक्टीरिया के पास, उस पैथोजन के पास आ गई। और आने के बाद क्या करेंगे बच्चे, ये देखिए WBC है, आएंगे यहाँ पर, आने के बाद ये अब इनके सरफेस पर वो पैथोजन बाइंड कर जाएगा, और जैसे सरफेस पे पैथोजन बाइंड करेगा, फिर ये क्या करेंगे, यहाँ पर स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन कर देंगे इस तरह से। देखिए जो पैथोजन यहाँ पर था, वो पैथोजन यहाँ अंदर आ गया, ठीक है, अंदर आ गया। अंदर आने वाली पूरी तरह से इसको एनगल्फ कर लिए, पूरी तरह से अंदर ले आए। अंदर लाने के बाद क्या करेंगे, इसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। डिस्ट्रॉय करने का क्या करेंगे सर, उनके जो
डिस्ट्रॉय करने का उन पैथोजन के जो डैमेज्ड पार्टिकल हैं, ठीक है, डिस्ट्रॉयड पार्टिकल हैं, उनको क्या किया जाएगा, उनको एक्सोसाइटोसिस के थ्रू बाहर फेंक देंगे। ये कहानी चल रही है कुछ यहाँ पे। तो ये हमने देख लिया कि कैसे ये सारा सीक्वेंस हो रहा है। यहाँ पर फैगोसाइटोसिस के बारे में हमने बात की, फैगोसाइटोसिस कैसे हो रहा है वो हमने देख लिया। सरफेस पे अगर बाइंड करेंगे, खा गया, उनको खा के डिस्ट्रॉय कर दिया, बाहर निकाल दिया, फिर एक्सोसाइटोसिस कर दिया। तो ये हमारा पूरा इवेंट होता है फैगोसाइटोसिस के दौरान। फैगोसाइटिक सेल कैसे इसको एंड्योर कर रही है, ठीक। अब बात आती है, अगर आपने थोड़ा गौर किया हो, कभी भी जब आपको चोट लगती है, चोट जहां भी लगती है क्या होता है, वहां पर सूजन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, सूजन हो जाती है कोई। और अगर मैं आपसे पूछूं कि वो अगर सूजन नहीं होगी तो क्या होगा, तो जो सूजन है ना, जिसको हम इन्फ्लामेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इन्फ्लामेशन हो गया है। अगर आपको चोट लगी और अगर वहां पर सूजन नहीं हुई तो वो चोट कभी जीवन में सही नहीं हो सकती आपकी, ठीक है। हम चोट लगती है, सूजन होती है, परेशान हो जाते हैं, स्वेलिंग हो गई, इन्फ्लामेशन हो गया, ठीक है, हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन अगर वो स्वेलिंग इन्फ्लामेशन ना हो तो वो चोट कभी जीवन में सही नहीं हो सकती। और ऐसा कैसे कह रहे हैं, ऐसा क्या है उस चोट में, इन्फ्लामेशन में ऐसा क्या होने वाला है, उसको देखते हैं। देखिए सर, वो इन्फ्लामेशन क्या होता है, इन्फ्लामेशन क्यों हो रहा है, तो इन्फ्लामेशन में क्या होता है सर, सूजन हो जाती है थोड़ी, है ना, स्वेल हो गया, और रेडनेस हो जाती है, और वो एरिया गर्म हो जाती है। अगर आपने नोटिस किया हो बच्चे, क्या क्या होता है, देखो सूजन होती है, रेडनेस होती है, वो एरिया गर्म हो जाती है, ठीक है, हीट। अब ये कैसे हो रहा है वो देखो आप। तो सर यही बात है, जैसे सर डैमेज हुआ, कोई भी जहां पर आपको डैमेज हुआ, इन्फ्लामेशन कैसे हुआ, तो डैमेज सेल है, डैमेज हुआ सेल का, सेल के डैमेज होने के बाद वहां पर क्या रिलीज होंगे, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सब रिलीज होंगे। और जहां पर हिस्टामिन रिलीज हो गया, जहां पर हिस्टामिन रिलीज हो गया, वहां पर क्या हुआ, तुरंत वैसोडाइलेशन। देखिए वैसोडाइलेशन, और वैसोडाइलेशन होते ही क्या होगा, हमारी जो ब्लड वेसल है, हमारी जो ब्लड वेसल है उस पर्टिकुलर एरिया में एक ही साथ बहुत ज्यादा ब्लड इकट्ठा हो जाएगा। और जब बहुत ज्यादा ब्लड इकट्ठा होगा तो सर सूजन तो हो ही गई ना, क्योंकि ब्लड इकट्ठा हो गया। अब समझ में आया सर सूजन क्यों होती है, क्योंकि सर वहां वैसोडाइलेशन होता है, ब्लड वेसल डायलेट कर जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा ब्लड आता है एक ही साथ, उसकी वजह से सूजन हो जाती है। चलो, इस सूजन को बोलते हैं ट्यूमर। क्या बोलते हैं, ट्यूमर, ठीक है, ट्यूमर, सूजन हो गया। दूसरी बात, रेडनेस क्यों होती है, तो सिंपल सी बात है सर, ब्लड आया है, और ब्लड आया मतलब सर हीमोग्लोबिन वाला ब्लड आया, रेड ब्लड आरबीसी आनी है सर, तो रेडनेस आना कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए भी सामने आ गया सर, रेडनेस क्यों होता है वो हमने देख लिया, ठीक है। उसके बाद सर टेम्परेचर क्यों बढ़ जाता है, सर गर्म क्यों लगती है, वो एरिया पूरी गर्म लगती है हमें, वो गर्म क्यों लग रही है, सर गर्म इसलिए लग रही है क्योंकि वहां डैमेज हुआ है, और जब डैमेज हुआ है तो वहां रिपेयरिंग करनी है, ठीक है। तो वहां जो लोकल एरिया है ना, वहां पर हमारे रिपेयरिंग मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाती है। वहां पर हमारी सेल की जो मेटाबॉलिज्म है, सेल की जो मेटाबॉलिज्म बहुत हाई हो जाती है, क्योंकि बहुत दिक्कत चल रही है वहां पर, इसलिए हमारी सेल की मेटाबॉलिज्म हाई हो जाती है वहां पर। और लोकल मेटाबॉलिज्म सेल की सब हाई होने की वजह से ज्यादा टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है, इसलिए सर गर्म हो जाता है वो एरिया, ठीक है। एरिया गर्म हो गई, गर्म का भी उनको समझ में आ गया सर, टेम्परेचर कैसे हो गया, तो हमें समझ में आ गया सर कि कहीं भी जब चोट लगी, डैमेज हुआ, तो क्या हुआ, इन्फ्लामेशन हुआ। इन्फ्लामेशन में क्या क्या दिखेगा आपको, इन्फ्लामेशन में सर रेडनेस दिखता है, रेड हो जाता है, जिसको बोलते हैं रूबर। क्या बोलते हैं, रूबर। टेम्परेचर बढ़ जाएगा, इसको बोलते हैं कॉलर, टेम्परेचर को बोलते हैं कॉलर। और स्वेलिंग हो जाएगी, उसको बोलेंगे ट्यूमर, और उसके साथ साथ पेन होगा। पेन क्यों हो रहा है सर, सर चोट लगी है, वहां की नर्व डैमेज हुई है सर, वहां के सेल डैमेज हुए हैं, वहां की मसल डैमेज हुई है, तो पेन होना ही है सर। वहां के स्ट्रेस रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाएंगे, हमारे पेन रिसेप्टर एक्टिवेट हुए तो सर वो पेन होगा। तो ये सारी चीज हमको देखने को मिलती है। बताइए, अगर आपका इन्फ्लामेशन ना हो, अगर सूजन ना हो, तो क्या कभी वो चोट सही हो सकती है, सर नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती सर, क्योंकि अगर इन्फ्लामेशन नहीं हुआ मतलब कि डब्ल्यूबीसी बाहर नहीं आई, और डब्ल्यूबीसी बाहर नहीं है तो खाएगा कौन, जो पैथोजन है उसको खाएगा कौन, खत्म कौन करेगा, ठीक है। तो इसलिए सर इन्फ्लामेशन हुआ है, बहुत बहुत जरूरी है सर इन्फ्लामेशन। कहीं भी हीलिंग है, कहीं भी चोट लगी उसको, उसकी हीलिंग के लिए इन्फ्लामेशन जरूरी है। नेक्स्ट, हमारी जो नॉन फैगोसाइटिक सेल है वो कैसे काम कर रही है, वो कैसे इम्यूनिटी प्रोवाइड कर रही है, तो मैंने पहले बताया सर ये फैगोसाइटोसिस नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं, तो खाएंगे नहीं तो कैसे मारेंगे, तो इधर देखिए, इसमें हमारी नेचुरल किलर सेल आती है, जिनको आप एनके सेल बोल रहे हो। ये क्या होता है, डब्ल्यूबीसी है सर, दे आर ग्रैनुलर डब्ल्यूबीसी। ग्रैनुलर मतलब क्या सर, इनके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स मिलेंगे, वेसिकल्स मिलेंगे, इसमें कुछ केमिकल्स भरे रहेंगे, ठीक है। तो ये हमारी एनके सेल है, ठीक, इसके अंदर आपको ये वेसिकल मिलेंगे, ग्रैन्यूल्स मिलेंगे, जिसके अंदर क्या केमिकल भरे हुए हैं। कौन सा केमिकल भरा है इसमें, लोगों ने परफोरिन, क्या भरा हुआ है इसमें, परफोरिन के ग्रैन्यूल्स, इसमें परफोरिन भरा हुआ है, ठीक है। अब क्या होता है वो देखो आप, ये जो हमारी एनके सेल है,
इस एनके सेल पर पाए जाते हैं रिसेप्टर्स, देख रहे हैं रिसेप्टर्स होते हैं, और ये रिसेप्टर नॉन स्पेसिफिक होते हैं। नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ सर, कोई भी पैथोजन आए, कोई भी पैथोजन हो, XYZ बैक्टीरिया हो, वायरस हो, प्रोटोजोन हो, जो भी है जिसको ये किल कर सकती हैं, ठीक है, जिनके साथ ही बाइंड कर सकती हैं। तो कोई भी जो पैथोजन आपकी बॉडी में एंटर किया है, किसी भी नेचर का हो, कोई भी बैक्टीरिया हो, उनके सरफेस पर क्या होंगे, उनके सरफेस पर भी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। और ये जो हमारे नेचुरल किलर सेल हैं, इन नेचुरल किलर सेल के जो रिसेप्टर हैं, ये जाकर क्या करेंगे, उनके साथ फिट कर जाएंगे, ठीक है, ये फिट कर गए। और फिट करने के बाद क्या होगा सर, जैसे इसके साथ ये बाइंड करेंगे, तुरंत इनके जो ये वेसाइकल है बच्चे, नहीं वेसाइकल फूट जाएंगे, और फूटने के बाद क्या होगा, बर्स्ट करेंगे, बर्स्ट करके सर इनमें से सब ग्रेन्यूल्स बाहर निकलेंगे सर। और क्या नाम दिया था उन केमिकल्स का, परफोरिन, ठीक है, ये परफोरिन ग्रेन्यूल बाहर आएगा, तो ये परफोरिन क्या करेगा, इस टारगेट सेल, जो टारगेट सेल है, टारगेट सेल कुछ भी हो सकती है, कोई ट्रांसप्लांटेड सेल हो सकती है, कोई ट्रांसप्लांटेड ऑर्गन है आपका, या फिर कोई पैथोजन है, कोई एंटीजन है, कोई भी चीज जो बाहर चाहिए आपकी बॉडी के लिए, तो क्या होगा, उसके साथ बाइंड होगा। बाइंड होने के बाद क्या करेगा सर, जैसे ये बाइंड होगा, इनके परफोरिन्स बाहर आएंगे, और ये परफोरिन क्या करते हैं सर, वो इस टारगेट सेल के अंदर पोर्स बना देंगे, पोर्स बना देंगे, पोर्स बना देंगे। और इनकी आउटर मेम्ब्रेन में जैसे ही पोर्स बनेंगे, क्या होगा सर इस पोर से पानी अंदर एंटर करना शुरू कर जाएगा, इससे पानी अंदर एंटर करेगा पानी, और इस पानी के एंटर होने की वजह से क्या होगा सर ये फूल जाएगा, और फूलेगा तो सर फट जाएगा, और फटने से क्या होगा सर, डिस्ट्रॉय होगा, खत्म हो गई कहानी इसकी। तो इस तरीके से इन्होंने उसको खाया नहीं, बल्कि उसको किल कर दिया। कैसे, फोर्स बना के उसे पानी एंटर किया, पानी एंटर करके स्वेल अप हुए, स्वेल अप करके बस्ट आउट, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी नेचुरल किलर सेल काम करती हैं। और जो हमें याद रखना है, वो इनके जो रिसेप्टर होते हैं नॉन स्पेसिफिक होते हैं। नॉन स्पेसिफिक मतलब क्या हुआ सर, ये ऐसा ताला है, इसमें कोई भी चाबी फिट कर दो आप, ऐसा समझो आप, है ना। ऐसा नहीं है कि आपकी एक ताला एक चाबी वाला कंसेप्ट नहीं है, इसमें कोई भी चाबी फिट कर दो, इस तरह का ताला है ना, किसी के साथ भी जाकर बाइंड कर देगा। और नॉन स्पेसिफिक होना भी चाहिए, क्यों, क्योंकि हमारी ये कॉन्जेनाइटल इम्यूनिटी का